हमारा आज का लेक्चर प्रोपोजिशनल लॉजिक के ऊपर है। इसके अंदर हम देखेंगे कि हम लॉजिकल एजेंट्स को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब अगर इंटेलिजेंस के कंप्लीट आर्किटेक्चर की बात करें तो उसके अंदर क्या हम सिर्फ सर्चिंग की मदद से सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, हम सर्चिंग की मदद से सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक ख़ास तरह का सबसेट है उसको इन सर्चिंग टेक्निक की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। फिर कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हम मैथमेटिकल लॉजिक और इन्फरेंसेस का सहारा लेते हैं। उसके अंदर हम रीजनिंग को कोशिश करते हैं कि हम अपने एजेंट्स के अंदर रीजनिंग डाल सकें। और जितने भी एक्सपर्ट सिस्टम पहले स्टार्ट में बनाए गए थे, जब एआई का सारी रिसर्च स्टार्ट हुई तो उसमें जितने भी एक्सपर्ट सिस्टम बनाए गए वो सारे लॉजिक की बेस के ऊपर बनाए गए कि इसके अंदर हम अपने नॉलेज को इनकोड कर देते हैं और उसके बाद हम उससे रीजनिंग और इन्फरेंसेस की मदद से हमारे जो एजेंट है वो अपने एक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म करता है। फिर उसके बाद लर्निंग की टेक्निक्स भी जो हैं वो यूज़ होती हैं इंटेलिजेंस के अंदर कि अगर हम किसी तरह से अपने एजेंट्स को इस काबिल बना दें कि वो अननोन एनवायरनमेंट के अंदर अपनी प्रीवियस लर्निंग की बेस के ऊपर डिसीजन कर सकें, तो फिर ये भी एक तरह का ह्यूमन लाइक जो इसका बिहेवियर है वो हम अपने एजेंट में डाल सकेंगे। अब जो मॉडर्न व्यू है वो इस तरह से है कि एक्चुअली जितनी भी हमारी जो मॉडर्न एआई की रिसर्च है वो एक्चुअली लर्निंग, लॉजिक एंड इन्फेरेंसेस और सर्चिंग इन सब टेक्निक्स का एक तरह का मिक्सचर ही है। अब वो काफ़ी कम्प्लेक्स है जिसके अंदर हम काफ़ी सारी टेक्निक्स जो हैं उनको हम स्टडी करते हैं, स्टैट से, फिलॉसफी से, साइकोलॉजी से, इन सब को मिला के हम अपने जो एजेंट्स हैं उनको इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमें कोई एक ऐसी यूनिवर्सल टेक्निक नहीं मिलती जो हमें तमाम तरह के प्रॉब्लम जो हैं उनको सॉल्व करने में मदद दे सके। तो ये एक तरह से मेडिसिन की फील्ड से भी काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है कि जिस तरह की कोई एक ऐसी मेडिसिन नहीं है जो तमाम डिजीज़ के लिए इस्तेमाल हो सके, बिल्कुल वैसे ही एआई के अंदर हमने प्रॉब्लम स्पेसिफिक टेक्निक्स जो हैं वो ओवर द ईयर डेवलप की हैं। अभी तक हम जो है वो सर्चिंग को देख रहे थे एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के तौर पे। सर्चिंग के अंदर हमने बीएफएस को देखा, डीएफएस को देखा, ए स्टार या ह्यूरिस्टिक सर्चिंग को देखा और इसी तरह फिर हमने ग्रीडी सर्चिंग और इन सर्च ट्रीज को प्रून करने के लिए अल्फा बीटा प्रूनिंग की टेक्निक्स का सहारा लिया। इसी तरह हमने देखा कि अगर हम अपने प्रॉब्लम्स को कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स में मैप कर दें तो फिर हम काफ़ी एफिशिएंटली जो है वो अपने इन सर्च प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन स्टिल ये तरीका तमाम जो हमारे एआई के सिस्टम्स हैं उनके ऊपर इस कारगर नहीं होता। इसके बाद फिर लॉजिक जो टेक्निक है इसकी बात आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर लॉजिक जो है इस पे सबसे पहले रिसर्च स्टार्ट हुई। मैथमेटिकल लॉजिक का सहारा लेते हुए ऐसी एक्सपर्ट सिस्टम बनाने की कोशिश हुई जो बगैर किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के वो इन्फेरेंसेस कर सकें और अननोन सिचुएशन के अंदर जो है वो अपने काम जो है वो परफॉर्म कर सकें। आल्दो कि ये इस टेक्निक के ऊपर शुरू में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की गई और काफ़ी इसके रिजल्ट भी प्रॉमिसिंग थे, लेकिन ओवर द टाइम ये देखा गया कि ये भी कोई ख़ास कारगर साबित नहीं होती जब हमारे प्रॉब्लम मज़ीद जो हैं वो कम्प्लेक्स हो जाएं। प्रोपोजिशनल लॉजिक, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, मॉडल लॉजिक और मॉडल चेकिंग और इस तरह की ढेर सारी टेक्निक्स जो हैं वो इस बड़ी ब्रॉडर कैटेगरी लॉजिक की है इसके अंदर फॉल करती हैं। आल्दो कि इसका इस्तेमाल आज भी कहीं ना कहीं होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जब हम अपने सॉफ्टवेयर को एज ए मॉडल के तौर पे देख रहे होते हैं तो वहाँ पे हमने मॉडल चेकिंग करनी है, तो वो फिर इस लॉजिक की बेस के ऊपर हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर आमतौर के ऊपर आपको कोड एग्जीक्यूट करने की इजाज़त नहीं होती, आप जस्ट अपना सोर्स कोड लिख के जो है वो हायर जो आपकी टीम में लोग होते हैं उनके हवाले कर देते हैं और वो थ्योरम प्रूविंग सॉफ्टवेयर की मदद से और मॉडल चेकिंग के सॉफ्टवेयर की मदद से ये वेरीफाई कर लेते हैं बगैर कोड को कंपाइल किए या रन किए कि आपका कोड जो है वो जो काम परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है क्या वाकई वो काम परफॉर्म कर रहा है। तो आज भी ये जो लॉजिक है ये किसी हद तक जो है वो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद लर्निंग की टेक्निक्स जो हैं इनका जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर रिसर्च हो रही है। क्लासिफिकेशन, उसके बाद अप्रॉक्सीमेशंस, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, उसके बाद हमारी क्लस्टरिंग, ये सारी टेक्निक्स जितनी भी हैं जिनके ऊपर अब मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जो है ये बेस कर रही है वो सब जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इस टेक्निक से जो है वो हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर बात आ जाती है न्यूरल नेटवर्क्स की। न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं ये बिल्कुल यूँ समझ लें कि अभी रिसेंट जितनी भी रिसर्च है वो सारी की सारी इनके अंदर हो रही है। आल्दो कि एक नया कंसेप्ट नहीं है,
ये काफ़ी पुराना कंसेप्ट है, लेकिन चूँकि 1940s और 50s के अंदर हमारे पास कंप्यूटर इतने पावरफुल नहीं थे कि वो इनकी डिमांड्स को पूरा कर पाते, इसलिए ये न्यूरल नेटवर्क्स एक दफ़ा बैकग्राउंड में चले गए। और फिर ये दोबारा अब जब हमारी हार्डवेयर काफ़ी फास्ट हो चुकी है, हमारे CPUs काफ़ी ज़्यादा फास्टर हो चुके हैं, तो अब ये टेक्निक्स दोबारा वापस आई हैं और CPU, GPUs और TPUs की मदद से अब हम ऐसे न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं जो हमें जो पैटर्न रिकग्निशन है उसके अंदर काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। लेकिन वंस अगेन हम तमाम प्रॉब्लम्स को इन न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से सॉल्व नहीं कर सकते। जस्ट एक खास कैटेगरी है जिन प्रॉब्लम्स की, पैटर्न क्लासिफिकेशन की या पैटर्न रिकग्निशन की, सिर्फ उनको हम इन प्रॉब्लम्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। जब हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके अंदर हमें अनसर्टेनिटी आ जाती है, यानी चांस का फैक्टर आ जाए या प्रोबेबिलिटीज़ का फैक्टर आ जाए, जिसके अंदर हमें ये तो पता है कि आउटकम जो है इन द लॉन्ग रन जो है वो ये होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि नेक्स्ट जो हमारा इवेंट होने जा रहा है ये इसका आउटकम क्या होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को जो है फिर हम अनसर्टेनिटी की टेक्निक्स जो हैं उनकी मदद से सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास बेइज नेटवर्क हैं, उसके बाद फजी लॉजिक की टेक्निक्स हैं, बेजियन थ्योरम है, और इस तरह की प्रोबेबिलिटी की डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं इनकी मदद से हम अपनी अनसर्टेनिटी को टैकल करने की कोशिश करते हैं। और इन सब जितनी भी हमारी टेक्निक्स हैं इनकी मदद से हम एक्सपर्ट सिस्टम बना चुके हैं, या हमने ऐसे थ्योरम प्रूविंग के ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर बना लिए हैं जो जिनको अगर हम कोई इक्वेशन दे दें और उसकी इनपुट दे दें तो वो हमें ये बता देते हैं कि क्या ये चीज़ वैलिड है या नहीं। इसी तरह रोबोटिक्स का काम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है आजकल, फिर सिमेंटिक वेब के ऊपर काम हो रहा है, और स्पैम फिल्टरिंग और इस तरह की काफ़ी सारी एप्लीकेशन जो हैं वो इन डिफरेंट टेक्निक्स की मदद से सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दें कि ये तमाम टेक्निक्स जो हैं ये बाज़-औक़ात अलग अलग भी इस्तेमाल होती हैं, और प्रॉब्लम के डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम के अंदर हो सकता है हमें इनमें से एक से ज़्यादा टेक्निक्स को इकट्ठे लिखना पड़े। AI के अंदर इसके अलावा भी टेक्निक्स मौजूद हैं जिसके अंदर रिसर्चर काम कर रहे हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आगाज़ है वो अगर हम उसको मोर फॉर्मली कहें तो वो 1930s के अंदर होता है। 1930s के अंदर कर्ट गोडेल ने फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, यानी जिसको अभी हम कुछ अरसे बाद स्टडी करेंगे, उसकी मदद से ये कोशिश की कि क्या हम तमाम ट्रू स्टेटमेंट्स जो हैं उनको डिराइव कर सकते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ का मैथमेटिकल प्रूफ दिया, और फिर ये भी कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं स्टेटमेंट्स में जिनको हम प्रूव नहीं कर सकते। उस वक्त ये व्यू था कि हम सारा कुछ जो है मैथमेटिकल लॉजिक के प्रिंसिपल्स की मदद से हम सब चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद एलन ट्यूरिंग जो हैं उन्होंने बताया कि इन मशीन्स की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, और एक हाल्टिंग प्रॉब्लम जो है वो उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम ऐसा है कि ये सॉल्व नहीं हो सकता, चाहे हम जितनी मर्जी इंटेलिजेंट मशीन जो है वो इंसान बना लें। 1940s के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स पे काम शुरू हुआ, और साइकोलॉजिस्ट थे मैकूला और पिट्स, ये दो लोग थे, ये न्यूरो साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि अगर हम ह्यूमन माइंड के ऊपर मैथमेटिकल मॉडल बना के और उसके ऊपर हम लॉजिक वगैरह का काम करें तो शायद हमें कुछ जो है वो सक्सेस हो जाए। फिर इस डायरेक्शन में काम शुरू हुआ, और फिर ये काम जो है वो आल्दो के स्टार्ट तो काफ़ी इस पर बड़ी जल्दी रिसर्च हुई, लेकिन फिर ये बैकग्राउंड में चला गया क्योंकि उस वक्त हार्डवेयर जो थी वो लिमिटेशन जो है, हार्डवेयर की लिमिटेशन जो हैं वो कुछ मसाइल पैदा कर रही थी। 1950s के अंदर जो है वो एलन ट्यूरिंग जो है उन्होंने मशीन की इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन किया, और साथ ही उसका चेक भी बता दिया कि आप ट्यूरिंग टेस्ट लगा के ये वेरीफाई कर लें कि क्या वो मशीन वाकई इस काबिल हो चुकी है कि इंसान और मशीन में फ़र्क करना जो है वो मुश्किल हो जाए। 1950 के अंदर मार्विन मिन्स्की जो हैं इन्होंने एक न्यूरल नेटवर्क की हार्डवेयर मशीनरी बनाई, और उसके अंदर उन्होंने 3000 वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं उनको मिलाकर 40 न्यूरॉन्स को सिमुलेट करने की कोशिश की, और इसमें वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुए। 1955 के अंदर फिर गेम्स के ऊपर जो है ये रुझान चला गया, और आर्थर सैमुअल जो है उन्होंने एक चेकर की गेम थी उसको उन्होंने इस काबिल बना दिया कि वो ह्यूमन प्लेयर्स को डिफीट करने लग गई। तो वहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं उनका काफ़ी जो है वो रुझान गेम्स की तरफ चला गया कि अगर हम कंप्यूटर्स के अंदर गेम्स को इस काबिल बना लें कि वो ह्यूमन लेवल पे खेलना शुरू हो जाए तो शायद हम अपनी मशीन्स को इस काबिल बना सकेंगे कि वो दूसरे टास्क के अंदर भी ह्यूमंस को आउट परफॉर्म कर सकें। 1950s के अंदर ही जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म जो है वो पहली दफ़ा डार्टमूथ कॉलेज के अंदर एक कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर जॉन मैकार्टी जो है AI की काफ़ी बड़ा नाम है, उन्होंने ये उस वक्त नाम जो है ये क्वाइन किया कि AI की फील्ड है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम पहली दफ़ा वहाँ पर आया। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के अंदर ये सिंबॉलिक प्रोसेसिंग कंप्यूटर प्रोग्राम पेश किया गया
जिसके ज़रिए बताया गया कि हम लॉजिक के थ्रू जो है वो हम ऑटोमेटिक थ्योरम प्रूविंग कर सकते हैं। यानी मैथ के अंदर जिस तरह हमें अगर कोई स्टेटमेंट दे दी जाए और उसको प्रूव करने का कहा जाए तो वो काफ़ी हेक्टिक टास्क है। तो अगर हम ये टास्क किसी तरह कंप्यूटर के हवाले कर दें कि उसको हमने चंद रूल्स एक्जिम बता दिए हैं और साथ में हमने अपना प्रॉब्लम भी डिफाइन कर दिया, तो वो खुद ब खुद कोई ऐसी टेक्निक लगाए, उनके सारे कम्बिनेशन ट्राई करे और हमें एक ऐसा पाथ निकाल के दे देगी जिसके थ्रू हम वो पूरी स्टेटमेंट जो है वो क्या प्रूव हो सकती है या नहीं हो सकती, हम वो जो है वो डिसाइड कर सकें। 1958 के अंदर जो जॉन मैकार्टी हैं MIT के अंदर वो सब काम करते थे, उन्होंने लिस्प लैंग्वेज यानी लिस्ट प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहली लैंग्वेज जो है वो बनाई, लिस्प। वो आज भी मौजूद है, आल्दो कि ये काफ़ी बैकग्राउंड में जा चुकी है, लेकिन आप इसको अपने तौर पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर 1959 में जो ज्योमेट्री के रिलेटेड थ्योरम है उसका सॉफ्टवेयर भी बनाया गया इन लॉजिक के प्रिंसिपल्स के ऊपर, और काफ़ी उस वक्त ये मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ डायरेक्शंस में काम कर रहे थे, तो उस दौरान जिसको जो भी सक्सेस होती थी वो उस वक्त थोड़ी सी मंजर-ए-आम पर आ जाती थी। फिर इसी तरह 1960s के अंदर भी काफ़ी रिसर्च हुई और इसमें ह्यूमन थॉट के रिलेटेड कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाने का दावा किया गया कि जो जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, यानी हम उनको कोई भी प्रॉब्लम दे दें तो वो उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो ये कुछ ऐसे थे प्रॉब्लम जिनकी वजह से फिर AI को फंडिंग भी मिलना शुरू हो गई, और साथ में इसके प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स जो थे वो काफ़ी जो थे इस लिहाज से अच्छे साबित हो रहे थे कि काफ़ी लोग इसके अंदर इन हो रहे, इस फील्ड के अंदर रिसर्च स्टार्ट कर रहे थे। 1963 के अंदर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लैब बनाई गई जिसका नाम ही AI लैब रखा गया, और उसके अंदर कोशिश की गई कि ऐसी रोबोट्स या ऐसे एजेंट्स बनाए जाएं जो कि बिल्कुल ह्यूमन लाइक काम करें। इस दौरान कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, जिसकी वजह से फिर ये इनका जो फोकस है वो इन डिफरेंट टेक्निक्स की तरफ चला गया। 1965 के अंदर फिर प्रेडिकेट लॉजिक जो है इसके ऊपर काम होना शुरू हुआ कि अगर हम प्रेडिकेट लॉजिक के प्रिंसिपल्स को यूज़ करें तो फिर क्या हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह 1960s में ही एक चैट बॉट बनाया गया एक तरह का एलाइजा नाम का, जिसके अंदर कोशिश ये की गई कि वो अगर वो अपने जो आगे ऑपरेटर बैठा है उसके साथ बिल्कुल वैसे ही बात करे जैसे कि हम ह्यूमन आपस में करते हैं। तो एक तरह का ये एक प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेशन थी कि कंप्यूटर चैट बॉट के तौर पे भी काम कर सकते हैं। 60s के आखिर के अंदर मिन्स्की और पेपर्ड जो हैं, ये दो रिसर्चर्स हैं बड़े फेमस, इन्होंने ये बताया कि जो हमारा सादा से सादा न्यूरल नेटवर्क है जिसको परसेप्ट्रॉन भी कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो लीनियर फंक्शंस को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ऐसे फंक्शन जो एक लाइन की शक्ल में अपनी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं वो सिर्फ उनको कर, ये काफ़ी सिंपल कैटेगरी है प्रॉब्लम्स की। अब जो हम न्यूरल नेटवर्क्स देखते हैं वो नॉन लीनियर फंक्शंस को, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ कर्व्स को भी ड्रा कर लेते हैं, तो ये उसकी एडवांस फॉर्म जो है वो आज चल रही है। तो जो उस ज़माने में परसेप्ट्रॉन को समझा गया कि यही सारी टेक्निक्स का जो है वो इस एक परसेप्ट्रॉन की मदद से ही हम सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, वो उस वक्त इसका ख़त्म हो गया जब इन्होंने ये 1969 के अंदर ये अप्रूव कर दिया कि ये सिर्फ लीनियर फंक्शंस के लिए है। 1970s के अंदर फिर प्रोलॉग एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई जिसके अंदर हम लॉजिक की सिंटैक्स के अंदर अपनी जितना भी नॉलेज बेस है या हमारी प्रोपोजिशंस हैं या स्टेटमेंट्स हैं वो हम इंक्लूड करते हैं, और वेरिएबल्स और इनके कनेक्टिव की मदद से हम इन्फेरेंसेस भी कर सकते थे। तो ये लैंग्वेज आज भी मौजूद है, लेकिन ये आमतौर पे अब सिर्फ और सिर्फ जो AI को एक क्लासिक AI है उसी का पार्ट जो है वो कंसिडर होती है। 1970s के अंदर ही फिर एक्सपर्ट सिस्टम का जो है एक वो दौर आया कि उसके अंदर प्रॉब्लम स्पेसिफिक ऐसे सिस्टम बना दिए गए ऑटोमेटिक जो लॉजिक और दूसरी टेक्निक्स की मदद से इन्फ्रेंसेस परफॉर्म करते और साथ ये भी बता देते कि क्या पेशेंट को जो है वो कोई सर्टेन डिजीज़ है या नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का भी रोल आना शुरू हो गया, तो ये इन सिस्टम्स के अंदर थोड़ा सा उस तरफ भी रिसर्च शुरू हो गई। 1980s के अंदर जो है फिर इन एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर फर्दर रिसर्च हुई, और जो उस वक्त की बड़ी मशहूर कॉरपोरेशन थी डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, ये जो है ये अपने कंप्यूटर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए अपने इस एक्सपर्ट सिस्टम की मदद लेना शुरू हो गई, और उनका दावा था कि इन्होंने उनके काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपेंसेस उसको कम कर दिया। 1986 के अंदर न्यूरल नेटवर्क दोबारा वापस आ गए, और उस वक्त चूँकि जो है वो थोड़ा सा इन पे आल्दो की ये रिसर्च इन पे काफ़ी पहले स्टार्ट हो गई हुई थी, परसेप्ट्रॉन 1950s के अंदर ही जो है वो हार्डवेयर में बनाया गया था, लेकिन उसके बाद चूँकि ये इतना ज़्यादा रिसोर्स इंटेंसिव था कि इसके ऊपर रिसर्च ख़त्म हो गई। लेकिन 1986 के अंदर रिसर्चर्स दोबारा इस तरफ वापस आए और उन्होंने
कोशिश की कि अगर हम टेक्स्ट से कुछ लर्न कर सकें कि जो लिखी हुई तहरीर है उससे कोई मतलब अक्स कर सकें। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हिंटन, जो कि आज डीप लर्निंग में एक बहुत बड़ा नाम है, ये एक्चुअली उस वक्त इस टेक्निक को दोबारा मेन स्ट्रीम में लाने के लिए काफ़ी इनकी कोशिश थी, शामिल थी। 1990s के अंदर प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है वो शामिल हो गई एआई के अंदर, और बेजियन नेटवर्क के नाम से जो है वो इसका काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया जाना शुरू हो गया। और साथ में सिंगल एजेंट की बजाय मल्टी एजेंट सिस्टम जो हैं उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पॉपुलर होना शुरू कर दिया। 1990s के अंदर जो है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है, यानी आप अपनी मिस्टेक से सीखें, इस चीज़ को कंप्यूटर के अंदर जो है वो डालने की कोशिश की गई और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी हासिल हुए। और ऐसे रोबोट्स जो कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर बेस्ड थे, यानी उनके अंदर थोड़ा सा अगर वो मिस्टेक करें तो उनको पेनल्टी जो है वो की जाती थी, और अगर वो कोई अच्छा काम परफॉर्म करें तो उनको रिवार्ड दिया जाता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे ह्यूमन जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, काम परफॉर्म करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही कि वो अपने मिस्टेक से सीखते हैं। तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर कुछ ये चीज़ जो है वो अपने एआई सिस्टम्स के अंदर डालने की कोशिश की गई। 1995 के अंदर स्टैटिस्टिकल लर्निंग थ्योरी की मदद से वेपनिक जो है उन्होंने स्पोर्ट वेक्टर मशीन यानी एसवीएम ये बनाई, और ये आजकल काफ़ी मशहूर हैं और इनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आज भी जो हैं वो मुख्तलिफ रिसर्च पेपर के अंदर जो है वो पब्लिश होते हैं। तो एसवीएम जो है ये काफ़ी अच्छी क्लासिफिकेशन टेक्निक मौजूद है आज के दौर में भी। 1997 के अंदर जो है वो डीप ब्लू है, उसने गैरी कैस्पारोव को चेस के मैच में हरा दिया, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनली इसने फेम भी हासिल की कि कंप्यूटर इस काबिल हो चुके हैं कि वो ह्यूमन प्लेयर्स को डिफीट कर रहे हैं। अर्ली 2000 के अंदर मुख्तलिफ रोबोटिक कंपटीशन जो थे उनकी मदद से भी ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया कि रोबोट्स अब काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस जो हैं वो शो कर रहे हैं, और वो उनका अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी काफ़ी बेहतर हो गया है। 2009 के अंदर गूगल ने अपनी पहली जो सेल्फ ड्राइविंग कार है उसका एक्सपेरिमेंट किया, और वो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हुई न्यूज़पेपर्स के अंदर, और फिर इस तरफ रिसर्च शुरू होगी कि हम ऐसी सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाएं जो कि फ्यूचर में ड्राइवर फ्री हों, यानी वो खुद ब खुद जो है वो पैसेंजर्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाएं। अब ये काम चूँकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट जो हैं वो टेक्निक्स इन्वॉल्व हैं, तो ये चीज़ अभी भी जो है वो चल रही है। ये स्टार्ट 2009 के अंदर हुई, लेकिन इसके अंदर अब काफ़ी सारी कंपनी जो हैं वो अब भी इसके अंदर रिसर्च कर रही हैं। 2011 के अंदर IBM का एक कंप्यूटर वाटसन जो है वो इस हद तक नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर चुका था कि उसने ह्यूमंस के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर्स भी करना शुरू कर दिए थे। तो ये चीज़ एक फेमस टीवी शो के अंदर, गेम शो के अंदर भी रिपोर्ट हुई कि जिसके अंदर फिर वाटसन ने जो है वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के आंसर भी हैं वो भी बड़े अच्छे अंदाज से दिए। रिसेंटली जो है वो गूगल की जो ड्राइविंग कार्स हैं वो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर भी सक्सेसफुली जो हैं वो बगैर किसी ड्राइवर के ऑपरेट हो चुकी हैं। इसी तरह न्यूरल नेटवर्क जो हैं वो अब एक नए नाम से यानी डीप लर्निंग के नाम से वापस आ चुके हैं, और ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी GPUs और TPUs टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स, इनकी मदद से ये काफ़ी अच्छी इमेज क्लासिफिकेशन जो है वो इसके रिजल्ट्स देते हैं। और यही चीज़ जो है गूगल जो है वो अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर यूज़ कर रहा है, डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, पाथ्स को, रोड्स को, और इसी तरह डिफरेंट सिंबल्स, ट्रैफिक सिंबल्स को जो है वो उसको क्लासीफाई करने के लिए। इसी तरह ये आर्ट के अंदर भी इस्तेमाल हो रहे हैं कि पेंटिंग्स को भी हम जो है वो इन डीप लर्निंग की टेक्निक्स की मदद से हम जो है वो आर्टिफिशियली जनरेट कर सकते हैं। 2016 के अंदर गो गेम जो थी वो भी कंप्यूटर ने बड़े अच्छे अंदाज से एक ह्यूमन प्लेयर जो थे उनको डिफीट कर दिया, और इसके अंदर डीप लर्निंग भी इन्वॉल्व थी पैटर्न रिकग्निशन के लिए, और रीइंफोर्समेंट और मोंटे कार्लो ट्री सर्च, इन सब की मदद से जो है इस गो प्रोग्राम को इस तरह से डेवलप किया गया कि इन्होंने ह्यूमन प्लेयर को भी जो है वो हरा दिया। गो गेम इससे पहले काफ़ी मुश्किल कंसिडर की जाती थी क्योंकि इसके अंदर ब्रांचिंग फैक्टर काफ़ी हाई होता है। चेस के अंदर तो चूँकि बोर्ड साइज़ कम होता है तो इसलिए ये उस चेस से भी ज़्यादा जो है ये कम्प्लेक्स मानी जाती रही, लेकिन 2016 के अंदर जो है वो ये गेम भी ये सक्सेसफुली ह्यूमन प्लेयर को बीट कर गए। तो हमने ये पूरी टाइमलाइन देखी है कि किस तरह से AI मुख्तलिफ जो अपनी टाइमलाइन है उसके अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ औकात में कौन कौन सी टेक्निक को यूज़ कर रही थी। तो जो मॉडर्न ट्रेंड है AI का वो सारे का सारा डीप लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग इन टेक्निक्स की मदद से है। स्टैट की डिफरेंट टेक्निक्स को इनके अंदर अप्लाई किया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि जो हमारा प्रॉब्लम जो सॉल्विंग एजेंट है वो मल्टीपल कैटेगरीज के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ये था हमारा एक तरह का ब्रीफ इंट्रोडक्शन।
अब इस इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा कि डिफरेंट टेक्निक्स को रिसर्चर यूज़ करते आए हैं और हमने उनमें से जस्ट सर्चिंग की टेक्निक को भी तक देखा है। अब हम लॉजिक की टेक्निक को देखेंगे कि ये किस तरह से इस्तेमाल होती है। लॉजिक जो है वो फॉर्मल सिंबल सिस्टम्स की कैटेगरी में आती है और इसके अंदर हम रियल वर्ल्ड के जो नॉलेज और आइडियाज़ हैं उनको सिंबल्स की मदद से ट्रांसलेट कर लेते हैं। यानी रियल वर्ल्ड में अगर कोई आइडिया है या कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसके लिए एक सिंबल डेजिग्नेट कर देंगे और उसको अपने नॉलेज सिस्टम का हिस्सा बना देंगे। बाद में इन सिंबल्स के ऊपर हम पैटर्न मैचिंग के और इन्फ्रेंसेस के कुछ रूल्स लगाएंगे और ये हमें येस या नो के अंदर आंसर रिटर्न कर देंगे। तो फॉर्मल सिंबल सिस्टम्स के अंदर क्योंकि हमने चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स की मदद से होगी। ऑन्टोलॉजी इन सिस्टम्स का एक दूसरा पार्ट है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि वर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है और उसको फिर हम रिप्रेजेंट किस तरह से करें। रियल लाइफ में हमारे पास अगर कोई एक से हमारे पास ऑब्जेक्ट है जैसे बुक है या हमारे पास कोई एनिमल है तो हम उनकी कौन कौन से फीचर जो हैं उसको रिप्रेजेंट करें एक कंप्यूटर के अंदर। फिर रिप्रेजेंटेशन जो है इसके दो पार्ट आ जाते हैं कि क्या उसका सिंटैक्स किस तरह का हो और उसके मीनिंग क्या हो, यानी सिंटैक्स वर्सेस सिमेंटिक्स। ये दो जो चीज़ें हैं इनको डिस्कस किया जाता है कि अब जो किसी चीज़ को हमने अपनी कंप्यूटर के अंदर रियल वर्ल्ड फिनोमेना को कंप्यूटर के अंदर सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट तो कर दिया है, लेकिन क्या इस दौरान हमने उसका सिंटैक्स जो है वो फॉलो किया है और उस सिंटैक्स के अंदर कोई वायोलेशन तो नहीं हो रही जिससे उसके मीनिंग बदल जाएं। तो इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। और जब ये चीज़ें हमारे पास सब बन जाती हैं कंप्यूटर के अंदर, एक नॉलेज बेस हमारा बन जाता है, तो हम उसके ऊपर फिर इन्फ्रेंसेस परफॉर्म करते हैं। यानी इन्फ्रेंसेस ये चीज़ है कि हमारे पास अगर स्टेटमेंट्स एक डेटाबेस के अंदर एक तरह से पड़ी हुई हैं या नॉलेज बेस के अंदर पड़ी हुई हैं तो हम उनके ऊपर अगर कोई क्यूरी परफॉर्म करें तो वो हमें येस या नो के अंदर कोई आंसर रिटर्न करती हैं। अगर तो वो हमें येस और नो के अंदर आंसर रिटर्न कर देती हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने इसको रिप्रेजेंट भी ठीक किया है और इसने ऑन्टोलॉजी यानी इसने रिप्रेजेंटेशन जो है उसने पूरी की पूरी जो है ऑब्जेक्ट उसको कैप्चर भी किया है। अब आते हैं ऑन्टोलॉजी के ऊपर कि रियल वर्ल्ड के अंदर क्या क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रही है और इसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे और फिर उससे मुतालिक हम रीजनिंग कैसे करेंगे कि हम उससे चीज़ें अखज़ कैसे करेंगे। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट या एक कंसेप्ट के बारे में 10 या 15 हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस मौजूद हैं जो कि उस पूरे के पूरे उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो हम उन 10 या 15 सेंटेंसेस से फर्दर क्या क्या चीज़ें हम जो है वो निकाल सकते हैं और उन चीज़ों की मदद से हम फर्दर क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो रीजनिंग जो है उसका दो पार्ट हैं। एक उसकी रिप्रेजेंटेशन है कि हम फॉर्मली कौन सा सिंबल सिस्टम यूज़ करें, किस चीज़ को किस सिंबल की मदद से रिप्रेजेंट करें, और इन्फ्रेंसेस है कि फिर हम उनके ऊपर कैसे कौन से फॉर्मल पैटर्न मैचिंग के मेथड जो हैं वो इन्वोक करें या ऐसी कौन सी क्यूरीज जो हैं वो परफॉर्म करें कि हमें अपने जो आंसर्स हैं वो मिल सकें। अब इस सूरत में अगर हम एक लॉजिकल एजेंट बनाने जा रहे हैं तो वो आंसर होगा कि उसने अब क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो अगर आप एक लम्हे के लिए सोचें कि हमारी जो राइटिंग है, जो हम चीज़ें लिखते हैं, एक्चुअली वो भी तो एक सिंबल सिस्टम ही है। हम अपने रियल वर्ड के फिनोमेनास को अपनी लैंग्वेजेस की मदद से और वर्ड्स की मदद से ट्रांसलेट करते हैं इन सिंबल्स के अंदर, और वो सिंबल जब हम कागज़ के ऊपर लिखते हैं तो वो चीज़ एक तरह की लैंग्वेज के तौर पर रिप्रेजेंट हो जाती है। तो अगर हम ये वाला काम कर सकते हैं कि रियल वर्ड से हम अपनी लैंग्वेजेस जैसे उर्दू, इंग्लिश या इस तरह की दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर कंसेप्ट को हम सिंबल्स की मदद से डिनोट कर सकते हैं, तो हम फर्दर इन सिंबल्स को भी कंप्यूटर के अंदर किसी और लैंग्वेज के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उसके लिए हमें सिंटैक्स चाहिए और फिर हमें सिमेंटिक्स का पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि अब हम उन क्यूरीज को या हम पैटर्न मैचिंग की जो हमारे मेथड्स हैं उनके ऊपर किस तरह से काम करेंगे कि क्या उनके लिए हमें किसी स्कीमा की ज़रूरत चाहिए, और फिर जब हम उनको एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर क्या वो हमें कोई ऐसी स्ट्रेटजी देंगे कि हम फर्दर कोई अपना काम परफॉर्म कर सकें। अब एक बात याद रखें कि जो लॉजिक है इसके अंदर हम ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसी प्रोपोजिशंस को मद्देनज़र रखते हैं जो ट्रू या फॉल्स हो सकती हैं, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ऐसी स्टेटमेंट जो रियल वर्ल्ड में ट्रू या फॉल्स हैं हम उन्हीं को ही अपने नॉलेज के सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इस सारी बहस का स्कीमेटिक पर्सपेक्टिव देखते हैं। ये हमारे पास एक डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि ये ड्रा कर रही है कि इससे नीचे वर्ड के अंदर हम रियल वर्ल्ड के अंदर चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं, और इससे ऊपर हम देख रहे हैं कि हमने अपने कंप्यूटर के अंदर या नॉलेज बेस के अंदर हमने किस तरह से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है।
रियल लाइफ में कोई भी एस्पेक्ट जो है वो कंप्यूटर के अंदर जाकर हमारा सेंटेंस बन जाएगा, और ये चीज़ इस सेंटेंस की वजह से कोई और चीज़ भी जो है वो इसको फॉलो कर रही होगी। अब जब लॉजिक के अंदर फॉलो के लिए हम एंटेल्स का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तो सेंटेंसेस, एंटेल्स, सेंटेंसेस ये रिप्रेजेंटेशन के अंदर है, और एस्पेक्ट ऑफ द रियल वर्ड फॉलोज एस्पेक्ट ऑफ रियल वर्ड्स, और इनका मीनिंग जो है वो सेम ही लिया जाता है। यानी अगर हमने एक एस्पेक्ट को ट्रू या फॉल्स की शक्ल में सेंटेंस में जाहिर किया है, तो एंटेलमेंट के बाद जो सेंटेंस दूसरा है वो भी सिमेंटिकली वैसे ही होगा जैसे हमारी रियल वर्ड के अंदर कोई चीज़ फैक्ट है। तो जो नॉलेज बेस है यानी के भी है, वो अगर रियल वर्ड के अंदर कोई चीज़ ट्रू है, तो कोई भी सेंटेंस अल्फ़ा जो है हमारा इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर, वो एंटेल्ड बाय के बी इज़ आल्सो ट्रू इन द रियल वर्ड, कि अगर हमने इस एक सेंटेंस से कोई और चीज़ अक्स की है तो लाजमी बात है कि रियल वर्ल्ड के अंदर भी वो किसी ना किसी एस्पेक्ट की वजह से ट्रू होगी। यानी अगर मैं इस चीज़ को रिपीट करूं तो कुछ इस तरह से है कि अगर हमारी रियल लाइफ में से हमने कोई एक एस्पेक्ट उठाकर उसको सेंटेंस की शक्ल में एक ट्रू या फॉल्स सेंटेंस की मदद से अपने नॉलेज बेस के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया है, और उसके ऊपर हमने कोई क्यूरी की है जिसकी वजह से उसने कोई और सेंटेंस हमें जनरेट करके दिया है या कोई एक नतीजा अखज़ किया है, तो वो नतीजा लाजमी तौर पर रियल वर्ल्ड के अंदर भी ट्रू होगा। अब एक दफ़ा फिर देखते हैं कि लॉजिक की ज़रूरत क्यों पेश आती है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट हैं उनके अंदर हमें हर पॉसिबल स्टेट को हार्ड कोड करना पड़ता है, और फिर उस स्टेट्स के ऊपर हमें DFS, BFS या कोई दूसरी रिसर्चिंग टेक्निक लगाकर हमें अपनी डिज़ायरेबल आउटकम को ढूंढना पड़ता है। और ये सर्चिंग है ये आमतौर पे एक्सपोनेंशियल होती है, यानी इसकी जो कम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो वो आमतौर पे काफ़ी सारी स्टेट्स को जनरेट करना पड़ता है, और फिर उसमें या तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है या हमारी स्पेस बहुत ज़्यादा लग जाती है। और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स हैं वो अनऑब्जर्व्ड इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम नहीं कर सकते, यानी अगर उनको हमने किसी एक खास इन्वायरमेंट के लिए ट्रेन कर दिया है तो वो उसके अंदर तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा भी अगर हम उसको किसी अननोन चीज़ की तरफ लेके जाएँ तो वो वहाँ फेल हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें एक ऐसा एल्गोरिथम चाहिए जो कि रीजनिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ह्यूमन जो हैं अगर हमें 3 या 4 फैक्ट्स दे दिए जाएँ तो हम उन फैक्ट्स की मदद से नताइज जो हैं वो अक्स करके अपने डिसीजन परफॉर्म करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर हमें ऐसा कोई लॉजिकल रीजनिंग का कोई एल्गोरिथम मिल जाए तो फिर हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। और वहीं पर फिर इस प्रोपोजिशनल लॉजिक और अगले लेक्चर्स के अंदर हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक उसको देखेंगे, ये वाली टेक्निक्स जो हैं ये सामने आती हैं। नॉलेज बेस्ड एजेंट्स जो हैं उनके अंदर एक नॉलेज बेस होता है KB, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ सेंटेंसेस या फैक्ट्स जो हैं वो एक तरह से उसके अंदर हम भर देते हैं, और ये सारे के सारे जो हैं वो एक लॉजिकल लैंग्वेज की सिंटैक्स की मदद से हम लिख देते हैं। अब वो सिंटैक्स क्या है कि उसके अंदर हम पूरे के पूरे सेंटेंस को किसी एक अल्फ़ाबेट की मदद से रिप्रेजेंट कर देंगे या एक सिंबल की मदद से रिप्रेजेंट कर देंगे, और ऐसे तमाम सेंटेंसेस जो हैं वो ट्रू या फॉल्स होंगे। इसके अलावा हम ऐसा कोई सेंटेंस बीच में नहीं डालेंगे अपने नॉलेज बेस के अंदर जो ट्रू या फॉल्स के अलावा कोई चीज़ कंटेन करता हो। तो इसका मतलब है कि हम ऐसे फैक्ट रखेंगे, ऐसे फैक्ट जो हैं वो रखेंगे अपने नॉलेज बेस के अंदर जो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे। और फिर इन्फ्रेंसेस का जो हमारा पार्ट है वो क्या करेगा, वो सिंपल पुराने सेंटेंसेस से कुछ नए सेंटेंसेस डिराइव कर लेगा। यानी उसको पता होगा कि एक लॉजिकल स्टेटमेंट का एक सेट उसके पास पड़ा हुआ है, तो वो उससे नई स्टेटमेंट्स बना सकेगा। अब देखते हैं कि रीजनिंग का मॉडल कैसे बनाया जाता है। अब जो एजेंट है वो उसको या तो पहले से बता दिया गया है कि क्या क्या फैक्ट ट्रू है, या वो किसी नए इन्वायरमेंट में अपने प्रीवियस जो उसके स्टेटमेंट्स हैं उनकी मदद से वो कोई नया एविडेंस जो है वो परसीव कर लेगा। यानी फ़र्ज़ करें अगर आपने उसको बता दिया है A इज़ ट्रू, तो वो इस A से रिलेटेड कोई और फ्यूचर में सेंटेंस बना सकता है, और उस नए सेंटेंस को बनाने के बाद वो उस नए सेंटेंस को भी नॉलेज बेस का पार्ट बना देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉलेज बेस के अंदर कुछ इस तरह से है कि हमें एक A सेंटेंस जो है वो तो मालूम है, अब उस A सेंटेंस की वजह से B और C इन दोनों में से किसी एक चीज़ जो है वो ही ट्रू हो सकती है। तो अगर तो हमारे पास A जो है वो ट्रू गिवन है और C जो है वो फॉल्स है, तो फिर हम यही इन्फर करेंगे कि फिर इस स्टेटमेंट को ओवरऑल ट्रू बनाने के लिए फिर B को ट्रू होना चाहिए। तो फिर हम इस B को भी नॉलेज बेस के अंदर इसका इजाफा कर देंगे, आल दो कि ये हमें कहीं अलग से नहीं बताया गया। तो एक तरह से एजेंट ने इस एक सिंपल स्टेटमेंट में जिसमें कहा गया कि A अगर ट्रू है तो फिर B या C में से भी कोई एक चीज़ ट्रू है, और अगर तो C ट्रू नहीं है
तो फिर डेफिनेटली फिर बी को ट्रू होना चाहिए इस स्टेटमेंट को जो है वो ओवरऑल इसको करेक्ट बनाने के लिए। तो फिर हमने इस बी को भी अपने नॉलेज बेस में डाल दिया है। तो नॉलेज बेस्ड एजेंट जो हैं वो एक्चुअली अपने डेटाबेस के अंदर या नॉलेज बेस के अंदर सेंटेंसेस का इजाफा करते चले जाते हैं और उसकी बेस के ऊपर फिर वो अपने एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। अब ये कितना तरीका यूज़फुल होगा ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अब देखते हैं कि ये जो लॉजिक है इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो प्रोपोजिशनल लॉजिक है, यानी इसमें ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो या तो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, इसके अलावा इनके अंदर कोई हम कंसीडर नहीं करते। उसके बाद एक प्रिडिकेट लॉजिक है जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक भी कहते हैं या फर्स्ट ऑर्डर प्रिडिकेट कैलकुलस भी कहते हैं। वो हमें इससे थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे देती है, यानी अब हम स्टेटमेंट्स के अंदर वेरिएबल्स का भी इजाफा कर सकते हैं, कुछ फंक्शंस भी डाल सकते हैं और क्वांटिफायर्स भी डाल सकते हैं। तो अब उसको अगर आप देखें कि उसके अंदर हम चीज़ें किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब उसके अंदर हम जो है वो वेरिएबल्स का इजाफा कर देंगे, यानी फॉर ऑल एक्स एंड वाई इफ़ एक्स इज़ मैरिड टू वाई देन वाई इज़ मैरिड टू एक्स। तो इस तरह करके हम अपने सेंटेंसेस को थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स बनाने की तरफ चले जाएंगे। प्रोपोजिशनल लॉजिक एक तरह का आप यूँ ही समझ लें कि अगर हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसका कंपैरिजन करें तो ये एक तरह की असेंबली लैंग्वेज का लेवल है, और जो हमारी प्रिडिकेट या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है वो एक तरह का हाई लेवल हमारा लैंग्वेज का लेवल है। तो हम चीज़ें तो जो है वो हाई लेवल के ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम फ्यूचर में प्रिडिकेट लॉजिक को भी देखेंगे। फिर आ जाता है प्रोबेबिलिटी। ये भी एक लॉजिक ही की कैटेगरी है कि जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो हो सकता है कि ट्रू हों या हो सकता है वो फॉल्स हों, इसके अंदर चांस का फैक्टर आ जाता है। तो इस तरह की जितनी भी हमारी स्टेटमेंट्स हैं जिनके अंदर चांस का या पॉसिबिलिटी का फैक्टर आ जाए वो प्रोबेबिलिटी के अंदर स्टडी की जाती हैं। रियल लाइफ में कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो वेग स्टेटमेंट्स कहलाती हैं, यानी उनके अंदर हम जो है वो वाज़ेह तौर पे नहीं बताते, जैसे कि पेंट इज़ स्लाइटली ग्रे, स्काई इज़ वेरी क्लाउडी। अब इसके अंदर हमने ये वेरी और स्लाइटली ये मुख्तलिफ लोगों के लिए इनका मुख्तलिफ मीनिंग हो सकता है। तो यहाँ पे जिनके अंदर हमारा मीनिंग जो है वो वाज़ेह ना हो वहाँ पर हम फजी लॉजिक के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। एक और ब्रॉडर कैटेगरी जो है वो मॉडल लॉजिक की है, उसके अंदर हम मॉडलिटीज़ को जो है वो इंक्लूड करते हैं, यानी जिनके अंदर टाइम आ जाए तो वहाँ हम टेम्पोरल लॉजिक को देखते हैं। इसी तरह बिलीफ और नॉलेज, इनका अगर हमारे कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम ये जाहिर करते हैं कि किसी को किसी फैक्ट का पता है या कोई बिलीफ को हम जो है वो क्वांटिफाई करना चाह रहे हो, तो वहाँ पर फिर हम इन बिलीफ और नॉलेज वाले जो लॉजिक है उसका सहारा लेते हैं। इसी तरह पॉसिबिलिटीज़ एंड नेसेसिटी, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ सेंटेंसेस में हमारे आती हैं। अब आप देख रहे हैं कि एक्चुअली हम जो हमारी रियल वर्ल्ड की जो लैंग्वेज है हम उसके सेंटेंसेस को पकड़ रहे हैं। सबसे पहले हमने फ़िल्टर किया उनको, जो ट्रू और फॉल्स होते हैं उनको उठा के प्रोपोजिशनल लॉजिक में रख दिया। फिर ऐसे सेंटेंसेस उठाए जिनके अंदर हम कुछ चीज़ें वेरिएबल्स या फंक्शंस या क्वांटिफायर्स का इजाफा कर सकते हैं, उनको पकड़ के प्रिडिकेट लॉजिक में डाल दिया। जो चांस वाली हमारी स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रोबेबिलिटी में डाल दिया। जो वेग स्टेटमेंट्स हैं उनको फजी लॉजिक वाली कैटेगरी में डाल दिया। और जिनके अंदर टाइम, बिलीफ, नॉलेज, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, ये सब कुछ जिनके अंदर आ गया उनको हमने मॉडल लॉजिक के अंदर डाल दिया। इसी तरह हमने जहाँ कुछ शराइत डाली या हमने कहीं जगहों पर हमें इजाज़त की ज़रूरत है, यानी ऑब्लिगेशन एंड परमिशन, तो उन चीज़ों को हमने फिर इस कैटेगरी के अंदर रख दिया है। तो एक्चुअली हम अपनी रियल वर्ल्ड के तमाम एस्पेक्ट्स को एक्चुअली हम लॉजिक की मदद से अपने उस नॉलेज बेस में डालना चाह रहे हैं ताकि हम उसके ऊपर इन्फेरेंसेस परफॉर्म कर सकें और उसके बाद हमारा एजेंट जो है वो कोई एक्शन ले सके। इसके अलावा भी कुछ रीजनिंग के सिस्टम मौजूद हैं जो कि ओल्ड फैक्ट की बेस पे कुछ न्यू फैक्ट्स जो हैं उनको जनरेट करते हैं। इंडक्शन, एबडक्शन और एनालॉजी, ये तीन बड़े फेमस रीजनिंग सिस्टम मौजूद हैं। हमारी जितनी भी साइंटिफिक रीजनिंग है या मशीन लर्निंग है जिसके अंदर हम चंद जो हमारा डेटा सेट है या हमारी ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं हम उनकी मदद से कुछ फैक्ट कलेक्ट करते हैं और फिर हम उनको फर्दर अपने अननोन सिचुएशंस के ऊपर मैप कर देते हैं। इसी तरह एबडक्शन है जिसके अंदर हम अपनी कोशिश करते हैं कि हम अपनी बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे सकें, जैसे मेडिकल डायग्नोसिस है या हार्डवेयर की डिबगिंग है जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ, जिसे कह लें कि आपके पास एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें। इसी तरह एनालॉजी है कि अगर आपने एक सिचुएशन नहीं देखी है जो कि किसी पुरानी सिचुएशन से मिलती जुलती है तो फिर आप कहें कि ये जो आपने पुरानी सिचुएशन में डिसीजन लिए थे हो सकता है वो इस नई सिचुएशन में भी वैलिड हो।
अब हम एक बड़ा फेमस प्रॉब्लम है वम्पस वर्ड, इसको हम देखते हैं कि इसको हम लॉजिक की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास एक्चुअली एक केव है जो 4x4 ग्रिड के ऊपर हमने बनाई हुई है। अब इसके अंदर ये 16 रूम्स हैं जो एडजेसेंट हैं एक दूसरे के साथ, कुछ इस अंदाज से कि वो एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं। अब इसके अंदर आप जो एजेंट है वो पहले स्केयर 1-1 के ऊपर स्टार्ट होगा और इसके अंदर कुछ रूल्स हैं कि उसका अल्टीमेट गोल ये है कि उसने यहाँ से गोल्ड, इस पूरी केव में से किसी एक रूम में गोल्ड मौजूद है जो उसने ग्रैब करना है, उसने उस गोल्ड को हासिल करना है। लेकिन उस गोल्ड तक पहुँचने के लिए उसके रास्ते में कुछ हर्डल्स हैं। एक तो एक वम्पस है, यानी एक ऐसी बला है उसके रास्ते में जो कि उसको नहीं पहुँचने देगी, उसको मार देगी। या उसके रास्ते में कुछ गड्ढे हैं, यानी पिट्स हैं, कुछ ऐसे कमरे हैं जिनके अंदर ऐसे गड्ढे हैं जिसमें वो गिर गया अगर आपका एजेंट, तो फिर वो बाहर नहीं आ सकेगा और गेम ख़त्म हो जाएगी। अब इसकी कुछ और भी मज़े की चीज़ें हैं कि जिन रूम्स के अंदर गड्ढा है उनके इर्द गिर्द आपको ब्रीज मिलेगी, यानी कुछ हवा मिलेगी, यानी अगर आपको हवा महसूस हो आपके एजेंट को, तो इसका मतलब है कि उससे एडजेसेंट रूम में कोई गड्ढा हो सकता है। अब ये बिट है, इसके एडजेसेंट इन तीनों में ब्रीज मौजूद है। अब जो वम्पस है उसके एडजेसेंट जो है वो स्टेंच मौजूद है। स्टेंच एक जिसे अनप्लेजेंट स्मेल है वो मौजूद है इस वम्पस की। तो अगर तो आपको किसी जो आपका रूम है उधर जाते साथ स्टेंच फील हो, कोई अनप्लेजेंट स्मेल महसूस हो, तो इसका मतलब है कि उसके एडजेसेंट जो है वो वम्पस मौजूद है, वो बला मौजूद है। अब आपने अपने एजेंट को इस पूरे केव में से कुछ इन रास्तों से लेके जाना है कि वो गोल्ड तक पहुंच सके। अब अगर तो इस प्रॉब्लम के दौरान हमारे इस एजेंट को गोल्ड मिल जाता है तो हम उसको 1000 का रिवार्ड करेंगे, और इस दौरान अगर वो किसी गड्ढे में गिर जाता है या उसको बला जो है वो खा जाती है तो हम -1000 जो है वो उसको पेनल्टी डालेंगे। ये जितने रूम्स में वो जाएगा हम -1 पर स्टेप करते चले जाएंगे। और इसी तरह अगर उसके पास जो वाहिद एरो है इस वम्पस को मारने के लिए, अगर तो वो उसको फायर कर देता है और वम्पस जो है वो नहीं मरती, तो हम जो है उसको फिर -10 की पेनल्टी डाल देते हैं। अब अगर इसके इन्वायरमेंट की बात करें तो जैसे कि हमने पहले कहा कि वम्पस के जो एडजेसेंट जितने भी रूम्स हैं उन सब में से एक अनप्लेजेंट स्मेल आ रही है। जितने भी एडजेसेंट स्केयर्स हैं पिट के इर्द गिर्द, उन सब में एक ब्रीजी सी फीलिंग आएगी। और अगर तो वो उस गोल्ड वाले रूम में चला गया तो फिर उसको ग्लिटर नज़र आएगा जिससे पता लगेगा कि ये गोल्ड है। और अगर तो आप बिल्कुल जो वम्पस है उसके सामने आगे एक ऐसे कमरे में आ गए जिसके आगे वम्पस मौजूद है, तो अगर तो आप उसको उस एरो की मदद से शूट कर देंगे तो फिर आप उसको किल भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि एरो उसी डायरेक्शन में जाए जिस बॉक्स के अंदर वम्पस मौजूद है। और याद रहे कि ये हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, हमने जस्ट सिर्फ उस स्मेल और अनप्लेजेंट स्मेल की मदद से ये अंदाज़ा लगाना है कि कहीं पेट तो नहीं है या कहीं वम्पस तो मौजूद नहीं है। और जब हम अपना एरो शूट कर देंगे तो उसके बाद हमारे पास कोई एरो नहीं होगा। अगर हम ऐसे रूम में जहाँ गोल्ड है तो हम उसको पिक कर सकते हैं और हम उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो जो सेंसर्स हैं वो स्टेंच हैं, यानी उसको वो अनप्लेजेंट स्मेल जो है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ब्रीज, हवा जो ठंडी हवा है उसको जो है वो, अब अगर सेंसर्स की बात करें तो वो सेंसर स्टेंच को डिटेक्ट कर सकते हैं, ब्रीज को डिटेक्ट कर सकते हैं, ग्लिटर को, बम्प को या स्क्रीम को। अब जब ये वम्पस हमारी, अगर हम ऐसा सिचुएशन आती है कि एजेंट जो है वो एरो शूट करके इसको मार देता है, तो फिर उस बला की एक चीख की आवाज़ पूरी केव में आएगी। तो उसके लिए फिर स्क्रीन के सेंसर भी मौजूद हैं जो बताएंगे कि ये वम्पस जो है वो मर चुका है। अगर हम एक्चुएटर्स को देखें तो या तो हमारा एजेंट लेफ्ट टर्न ले सकता है या राइट टर्न ले सकता है, या आगे जा सकता है, या ग्रैब को या गोल्ड को ग्रैब कर सकता है, या रिलीज़ कर सकता है, या अपना एरो जो है उसको शूट कर सकता है। तो अब अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि एक आपके पास अननोन एनवायरनमेंट है, अभी तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि वम्पस किस स्केयर के अंदर है, पिट किस स्केयर के अंदर है, गोल्ड किस स्केयर में है, लेकिन अगर आपको ये बिल्कुल हाइड हो तो फिर क्या आप DFS लगा सकते हैं इसके ऊपर? क्या A* लगा सकते हैं? तो एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर आपने इसके ऊपर DFS लगानी है तो वो किस तरह से काम करेगी। पहले आप इस एक बोर्ड पोजीशन के ऊपर 1-1 पे खड़े होंगे, आप एक ट्री कंसीडर करेंगे, उसके एडजेसेंट वो इन टू जो इसके 2 स्केयर्स हैं इनमें जा सकता है, आप 2 ब्रांचेस बनाएंगे। फिर जब वो इस जगह पे पहुंच गया फिर वो दोबारा एडजेसेंट 2 ब्रांचेस बनाएगा, और एक्चुअली आप ये ढेर सारा आप ट्री बना देंगे जिसकी 2 ब्रांचेस होंगी हर स्केयर के ऊपर। तो अब आपने डिसीजन लेने हैं।
तो एक्चुअली अभी इसके अंदर हम यही कंसीडर कर रहे हैं कि वम्पस मूव नहीं करता, वो अपनी इसी जगह पे है। तो हम जो है वो उस ट्री के अंदर सिर्फ उतनी ही ब्रांचेस बनाएंगे जो कि सिंपल हमारे इस पूरे ट्री के लिए ज़रूरी है। तो जब आपने सारी ट्री की ब्रांचेस बना ली तो अब आप उसको अब आप वन बाय वन उन सारी को ट्रेवर्स कर रहे हैं। लेकिन अब आपने अपने एक्चुएटर भी यूज़ करने हैं, क्योंकि आपको ब्रीज उसी वक्त फील होगी जब आप उस रूम में जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये काम DFS के से थोड़ा लेंथी हो जाएगा। हमारा एजेंट जो है वो क्विकली डिसीजन नहीं ले सकेगा, उसको पहले वो पूरी सर्चिंग करके आनी पड़ेगी। तो क्या यहाँ पे A स्टार वर्क करेगा? हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन डिस्टेंसेस नहीं है गोल्ड तक के स्केयर के, इसलिए फिर हम यहाँ पे वो ह्यूरिस्टिक वाला एल्गोरिथम भी नहीं लगा सकते। तो अब देखते हैं कि लॉजिक की मदद से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। स्टार्ट के अंदर हमारे एजेंट जो है वो इस 1 1 वाले स्केयर के अंदर है। अब उसको इस रूम के अंदर यहाँ पर कोई स्मेल फील नहीं हो रही, कोई अनप्लेजेंट स्मेल नहीं, कोई ब्रीज नहीं। इसका मतलब है उसके एडजेसेंट दोनों रूम्स जो हैं वो ओके हैं, यानी उनके अंदर वाटर जा सकता है। फर्ज करें वो अप साइड उसने ऊपर वाले बॉक्स में एक कदम चल लिया। अब उधर चलने के बाद अब उसके पास फिर दो चॉइसेस हैं, या वो इधर जा सकता है या वो इधर जा सकता है। अब फर्ज करें कि उसको यहाँ इस स्केयर के अंदर ब्रीज फील हो रही है, उसके जो उसके सेंसर्स हैं उनकी वजह से उसको ब्रीज फील हो रही है। इसका एक ही मतलब है कि या तो इस स्केयर के अंदर पिट मौजूद है या इस स्केयर के अंदर पिट मौजूद है। तो अब वो चूंकि इन दोनों के बारे में कोई वाजे नहीं जानता, तो इसलिए वो वापस पिछले बॉक्स के अंदर आ जाएगा और फिर वो दूसरे वाले जो उसका एडजेसेंट है उधर चला जाएगा। अब इधर जाने के बाद अब उसके पास फिर चॉइसेस होंगी कि क्या वो इस बॉक्स में जाए या इस बॉक्स में जाए। अब अगर आपको याद हो कि इस बॉक्स के अंदर पहले ही हमने सवालिया निशान बनाया कि हो सकता है कि यहाँ पर पिट मौजूद हो, क्योंकि ये दोनों ऊपर उस बॉक्स के एडजेसेंट थे जहाँ पे हमें ब्रीज आ रही थी। अब वहाँ से हम वापस आए, इस बॉक्स में मूव किए और अब हमारे पास चॉइस है कि या तो हम इधर जाएं या हम इधर जाएं। अब अगर इस बॉक्स में इसको स्टेंच फील हो, यानी इसको एक अनप्लेजेंट स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब है कि या तो इधर वम्पस मौजूद है या इधर मौजूद है। लेकिन याद रहे कि जब हम इस बॉक्स के अंदर आए हैं तो अब अगर तो यहाँ पे पिट मौजूद होती तो फिर यहाँ पे हमें एक ब्रीज फील होनी थी, जो कि हमें नहीं हो रही। इसका मतलब है कि पिट इस बॉक्स की बजाय इधर मौजूद है और वम्पस मोस्ट प्रोबेबली इस बॉक्स के अंदर है। तो अब एजेंट जो है वो अपने आप को इस स्केयर के अंदर मूव कर लेगा और इसको ओके कंसीडर कर देगा। अब देखते हैं कि हम रीजनिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं कि हमने इस बॉक्स को देखना है कि क्या ये ओके है, कि क्या हम यहाँ मूव कर सकते हैं। तो इसकी रीजनिंग कुछ इस अंदाज से बनेगी कि इफ़ द वम्पस वर हेयर स्टेंच शुड बी हेयर, कि फिर तो इसके अगर वम्पस यहाँ होती तो फिर यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों जगहों पर हमें एक स्टेंच अनप्लेजेंट स्मेल फील होनी थी, जो कि अभी हमें सिर्फ इस बॉक्स में फील हो रही है और इस बॉक्स में फील नहीं हो रही। Therefore it is here, तो अब हमने अंदाज़ा लगाया कि वम्पस जो है वो इस जगह पर मौजूद है। Since there is no breeze here, अब हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ स्टेंच तो आ रही है लेकिन ब्रीज नहीं आ रही। इसका मतलब है द पिट मस्ट बी देयर, तो इसका मतलब है कि इन दोनों बॉक्सेस में से पिट यहाँ पर मौजूद है। एंड इट मस्ट बी ओके हियर, तो इसका मतलब है कि हम इस जगह पर जा सकते हैं। तो वो आपने देखा कि काफ़ी सोफिस्टिकेटेड रीजनिंग है कि इसके अंदर हमें एक वक्त में 3-4 चीज़ों को देखना पड़ रहा है। तो शायद सिंपल सर्चिंग जो है हम उसके अंदर स्टक हो जाते हैं यहाँ पे। तो अब जो हमारा एजेंट है वो इस बॉक्स के अंदर मूव कर जाएगा। अब जब वो यहाँ पर पहुँचेगा तो उसके एडजेसेंट ये दो बॉक्सेस मौजूद हैं। इन दोनों में से इसको कोई ना ब्रीज आ रही है ना स्टेंच है। इसका मतलब है कि ये दोनों बॉक्सेस ओके हैं। तो अब इन दोनों बॉक्सेस में से किसी एक बॉक्स में मूव कर जाता है। फ़र्ज़ कर लें कि वो यहाँ पर मूव हुआ है और इधर उसको जो है वो गोल्ड जो है वो मिल गया है। अब इस बॉक्स के अंदर उसको ब्रीज भी मिल रही है, गोल्ड भी, ग्लिटर भी नज़र आ रहा है और स्टेंच भी है। तो वो यहाँ से अपने गोल्ड को कलेक्ट कर लेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा एजेंट जो है वो इस एक चेन ऑफ आर्गूमेंट्स की बेस के ऊपर अपना पाथ जो है वो ढूंढने में कामयाब हो गया। स्टार्ट में हम यहाँ से हुए और फिर हमने अपनी रीजनिंग को इस्तेमाल किया कि ये दोनों एडजेसेंट बॉक्सेस ओके हैं। वो मूव किया इस बॉक्स में, यहाँ पे उसको ब्रीज फील हुई उसके सेंसर्स की मदद से, तो उसने ये अंदाज़ा लगाया कि उसके एडजेसेंट इन दोनों बॉक्सेस में पिट मौजूद हो सकती है। वो यहाँ से वापस आया और फिर दूसरी डायरेक्शन में चला गया। यहाँ पर उसको स्टेंच फील हुई, तो इसका मतलब था कि इन दोनों बॉक्सेस में से किसी एक में वम्पस मौजूद है। अब उसने अपने उस पुराने हिस्ट्री की बेस पे अंदाज़ा लगाया
कि अगर तो यहाँ पर वम्पस होता तो इसको इस बॉक्स में ब्रीज के साथ स्टेंच भी फील होता, जो कि यहाँ पर नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये वाला बॉक्स ओके है। तो वो फिर यहाँ पर चला गया और यहाँ से फिर उसको कोई चीज़ फील ना हुई तो उसने राइट साइड पे एक मूव किया और उसको ग्लिटर महसूस हुआ और वहाँ से उसने अपना गोल्ड चूज़ कर लिया। तो वो आप देखें कि यहाँ पर अब हम एक चेन बना के चल रहे हैं अपने आर्गूमेंट्स की। तो यही काम हम अपने लॉजिक के अंदर भी कर रहे होंगे कि हमारे पास कुछ सेंटेंसेस होंगे ट्रू और फॉल्स, और हम उनको कुछ इस अंदाज से कुछ कनेक्टिव्स की मदद से जोड़ेंगे कि हमारी ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, यानी हम अपने गोल तक चले जाएं। अब इसकी एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एक सिमुलेटर के अंदर। वम्पस वर्ड का एक ऑनलाइन सिमुलेटर भी अवेलेबल है जो कि इस लिंक के ऊपर है, जिसके ऊपर हमें एक एक्सटेंडेड वर्ड दिखाई गई है कि अब हम 4x4 केव के अंदर नहीं हैं बल्कि एक काफ़ी बड़ी केव के अंदर मौजूद हैं, जिसके हम बिल्कुल स्टार्ट में अपर लेफ्ट साइड पे खड़े हुए हैं। हमारा एजेंट जो है इसके पास 7 एरोज हैं। इसका मतलब है कि अब इसके अंदर 7 वम्पस मौजूद हैं हमारे इस मैप के अंदर, और हमारे पास 7 जगहों पर गोल्ड मौजूद है, यानी ऐसे 7 रूम्स मौजूद हैं जिनके अंदर गोल्ड मौजूद है। हमारा काम यह है कि हमने उन 7 रूम्स में से या उन 7 स्केयर्स में से उस गोल्ड को कलेक्ट करना है और रास्ते में आने वाली वम्पस जो हैं उनको अपने एरोज की मदद से शूट भी करते चले जाना है। तो इसके जो कंट्रोल हैं उसके अंदर मूवमेंट जो है हम वो कर्सर कीज़ की मदद से करेंगे, गोल्ड को कैप्चर जो है वो हम एंटर की से करेंगे, और स्पेस की मदद से हम वम्पस के ऊपर एरो शूट करेंगे। साथ ही हमारा जो स्कोर है हर रूम को ट्रेवर्स करने का वो भी यहाँ पर कैलकुलेट होता जाएगा। अगर हम बार बार एक ही रूम में आ जा रहे हैं, पहले एक मूव फॉरवर्ड जाते हैं फिर बैक आते हैं, तो हमारा नेगेटिव में स्कोर कैलकुलेट होता जाएगा, और जैसे ही हम गोल्ड कलेक्ट करेंगे या वम्पस को किल करेंगे हमारा स्कोर पॉजिटिव में चला जाएगा। अब देखते हैं कि इस रूम के अंदर हमारा एजेंट इनिशियली मौजूद है। अब इसके एडजेसेंट वो यहाँ तो इधर मूव कर सकता है या वो नीचे मूव कर सकता है। तो अब यहाँ पर ना तो उसको ब्रीज आ रही है ना ही स्टेंच है, तो इसका मतलब है कि वो इन दोनों जगहों पर सेफली जा सकता है। फर्ज कर लें वो इस जगह पर चला गया। अब एजेंट इस रूम के अंदर भी है तो इधर भी उसको कोई चीज़ फील नहीं हो रही, तो इसका मतलब है इसके दोनों एडजेसेंट ये जो स्केयर्स हैं ये ओके हैं। अब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर भी उसको कुछ फील नहीं हो रहा। अब हम नीचे जा रहे हैं, अब यहाँ पर उसको ब्रीज फील होना शुरू हो गई है। इसका एक ही मतलब है, अगर आप ये बैक साइड पे देखें तो इसको यहाँ पर ब्रीज फील हो रही है, और हम चूँकि ये 4 स्केयर जो हैं ये मूव कर चुके हैं तो हमारा -10 के हिसाब से उसने जो है वो -40 इसको टोटल जो है वो कैलकुलेट कर दिया कि हम जितनी मूव कर रहे हैं वो -10 की हमें पेनल्टी डाल रहा है। इस सिमुलेटर के अंदर वो -10 की पेनल्टी डाल रहा है। अब इसका एक ही मतलब है ब्रीज का कि इन तीनों एडजेसेंट में से किसी एक के अंदर पिट मौजूद है। तो अब हम इन तीनों में से किसी एक में भी जा नहीं सकते, हम वापस जाएंगे और हम यहाँ मूव करके देखते हैं तो यहाँ पर भी उसको ब्रीज आ रही है। इसका मतलब है कि इस बॉक्स के एडजेसेंट दोनों जगहों पे ब्रीज मौजूद है, तो डेफिनेटली यहाँ पर पिट मौजूद है। तो हम अब फर्दर इस तरफ नहीं जाएंगे, हम दूसरी डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब यहाँ पर उसको दोबारा जो है वो ब्रीज आना शुरू हो गई है। इसका मतलब है ये वाला बॉक्स भी जो है ये मोस्ट प्रोबेबली पिट ही है। वो वापस जाएगा और अब इधर मूव करेगा। अब मज़े की बात ये कि इधर भी उसको ब्रीज ही फील हो रही है। अब वो क्या करे, इसका मतलब है कि यहाँ तो उसके इधर भी पिट मौजूद है या इधर पिट मौजूद है। अगर तो इधर पिट मौजूद होती तो यहाँ पर उसको ब्रीज फील होना शुरू हो जाती। तो इसका मतलब है हमारा वाहिद जो इस पाथ है वो यही बॉक्स रह गया, हम ऊपर मूव कर जाएंगे। अब इसके यहाँ इस बॉक्स में उसको कुछ फील नहीं हो रहा। अब अगर आप देखें तो वहाँ पर भी उसको ब्रीज फील होना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब है कि या तो ये वाला बॉक्स पिट है या ये वाला बॉक्स पिट है। तो उसके जो ऑलरेडी उसने मैप एक्सप्लोर किया है उसके मुताबिक तो डेफिनेटली ये वाली जगह है ये पिट बन रही है, और तो उसके पास कोई ये पाथ नहीं बचता कि वापस जाए, तो वो डेफिनेटली आगे जाएगा। तो आगे जाने के बाद ये फिर क्लियर हो गया। अब उसने फ़र्ज़ कर लें नीचे आने का इरादा किया, तो अब चूँकि ये यहाँ पर डेफिनेटली पिट मौजूद है तो इसलिए एडजेसेंट पे उसको ब्रीज फील होना शुरू हो गई है। वो डायरेक्शन बदलता है, दोबारा अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो अब यहाँ पे अगर रीजनिंग करें तो फिर हमें ये महसूस होता है कि इन 3 एडजेसेंट बॉक्सेस में से या तो इधर पिट मौजूद है या इधर मौजूद है या इधर मौजूद है। लेकिन अगर इधर मौजूद होती तो फिर इसको अपने प्रीवियस बॉक्स के अंदर भी ब्रीज फील होनी थी, तो इसका मतलब है ये बॉक्स ओके है।
अब वो फर्दर आगे जाएगा और आगे जाएगा और उसको वहाँ ब्रीज फील होना शुरू हो जाएगी। तो फिर वो क्या करेगा, अब वो उसके पास दो डिसीजन है, या तो वो इधर जाए या इधर आए या वो वापस आए। तब उसको क्या करना चाहिए? अब अगर हम देखें तो इस बॉक्स के अंदर हमें ब्रीज फील नहीं हुई, इसका मतलब है ये वाला बॉक्स जो है ये ओके होगा, तो वो हमारा एजेंट वापस आएगा और इस बॉक्स में चला जाएगा। अब हमें मालूम है ऑलरेडी कि इस बॉक्स के अंदर भी कोई बिट मौजूद हो सकती है, इसलिए हम नीचे जाएंगे। अब इधर भी उसको ब्रीज फील हो रही है, यहाँ भी ब्रीज फील थी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डेफिनेटली कोई बिट मौजूद है, वो इस जगह मूव कर जाएगा। और यहाँ पर देखें उसको एक ग्रीन कलर में हिंट मिल गया कि यहाँ पर गोल्ड मौजूद है। अब आप स्कोर देखिए, भी आपका -230 चल रहा है। जैसे ही आप एंटर दबा के इस गोल्ड को कैप्चर करेंगे तो अब आपका स्कोर प्लस में चला गया, यानी आपको वो +1000 की उसने रिवॉर्ड दे दिया। साथ ही उसने कहा कि आपको इस रूम में ब्रीज आ रही है, यानी यहाँ भी ब्रीज है, यहाँ भी ब्रीज है, तो इसका मतलब है इसमें कोई ना कोई बिट मौजूद है। अब इससे अगले बॉक्स में ये दोबारा ग्रीन हो गया, इसका मतलब है यहाँ पे एक और गोल्ड बार मौजूद है। एक दोबारा आप एंटर प्रेस करते हैं और आप उसको भी जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एस स्टेंच लिखा नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि इसके एडजेसेंट इन तीनों में से किसी एक के अंदर वम्पस मौजूद है। अब इसका एक तरीका तो ये कि आप एरो फायर करें इन तीनों डायरेक्शन में बारी बारी और अपने 3 एरो ज़ाया करें, उनमें से कोई एक तो लग जाएगा, लेकिन बेहतर है कि पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वम्पस किस रूम में मौजूद है। तो या तो इधर हो सकती है, या इधर हो सकती है, या इधर हो सकती है। अब हम वापस आते हैं। अब इधर ब्रीज होने का मतलब ये है कि यहाँ ऊपर और इन दोनों नीचे बॉक्सेस में ब्रीज मौजूद है, इसका मतलब है डेफिनेटली इधर पिट मौजूद है। अब अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि 7 वाले बॉक्स में मूव करते हैं तो वहाँ पर भी ब्रीज है, तो अब इसके पास एक ही चॉइस बचती है कि वो इधर नीचे वाले बॉक्स में आ जाए। और हमसे गलती होगी, यहाँ पर वम्पस मौजूद है और वम्पस ने हमारे इस एजेंट को खा लिया है। आप लोग जो हैं वो इस तरह से इस गेम को चला कर देखें और इस वम्पस को किल करने की कोशिश करें इस लॉजिकल रीजनिंग की बेस के ऊपर, और इन सारे गोल्ड बार्स को कलेक्ट करें और इन सारी जो वम्पस हैं 7 इनको किल करें अपनी इन एरोज़ की मदद से। तो आपको इस गेम की जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी।